हेलो फ्रेंड्स, आई एम सलोनी। वेलकम टू पाथफाइंडर कॉमर्स एकेडमी। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, हम सेकंड फंक्शन पे थे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। उसका हम इम्पॉर्टेंस, फीचर्स और प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग Organizing is a group of people who are cooperating under the direction of leadership for the accomplishment of a common end. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? कोई भी गोल को अचीव करने के लिए, कोई भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं ताकि जो एक टारगेट है वो अचीव हो सके अंडर द लीडरशिप, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना कि किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या अथॉरिटी है। तो एक सिस्टमेटिक वे से जब एक बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं एक टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है, एक डिजाइन होता है जिसके अंडर सब ऑर्गेनाइजेशन में काम परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है कि क्या पर्सन क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास कितनी अथॉरिटी है। ड्यूटीज क्या होती हैं? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और अथॉरिटी होती है हमारी पावर। उस पर्सन के पास कितनी पावर है कोई काम को करने की। लेट सपोज अगर एक पर्सन है, फॉर्मर है कंपनी में, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कोई काम परफॉर्म करना है तो उसके जो पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ साथ उसके पास थोड़ी सी अथॉरिटी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर उस पर्सन के पास, फॉरमैन के पास अथॉरिटी नहीं होगी वो काम को अच्छे से करने के लिए, तो क्या होगा? उसको हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, रिसोर्सेज के लिए उसको बार बार बोलना पड़ेगा, राइट। तो उससे क्या होगा? डिले होगा काम में और वो एक स्मूथ फंक्शनिंग और एफिशिएंसी के साथ काम परफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए हमेशा बोलते हैं देयर इज अ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा फंक्शन भी है, प्रिंसिपल भी है, सॉरी, मैनेजमेंट में, राइट। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मेनली कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट। जो टाइप्स ऑफ हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं ये दो टाइप्स में डिवाइड है, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल। इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमारा कौन सा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर क्या है? फ्रेमवर्क है। स्ट्रक्चर क्या है? डिवीजन। कोई भी काम में पर्सन है उसको आगे डिवाइड कर दिया, उसकी फिर उसके अंदर फिर सब सेक्शंस में डिवीजन कर दी ताकि सबको पता हो क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किससे हमें वर्क मिलेगा और किसको हमें रिपोर्ट करना है, राइट। तो ये सब चीजें जो स्ट्रक्चर में एक प्रॉपरली बैलेंस तरीके से दिखाई जाती हैं, दैट रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा फर्स्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? जब स्ट्रक्चर किस बेसिस पे बनाया जाता है? फंक्शंस के बेसिस पे। जब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं? फंक्शन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम परफॉर्म हो रहा है, जैसे रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का अलग फंक्शन है, होलसेल ऑर्गेनाइजेशन का अलग फंक्शन है, तो उसमें उनके काम के बेसिस पे जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे, दैट रेफर्स टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ऐसा नहीं है उनको सिर्फ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, उनके आगे सब सेक्शंस भी होंगे। जैसे अगर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आगे डिवाइड होगा, रिटेल में परचेज है, सेल है, वेयर हाउसिंग है, तो ये उनके क्या हो गए? मेजर फंक्शंस हो गए। बट उसमें भी आगे सब डिवीजन होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर हम सब डिविजन्स ले तो आगे क्या होगी? प्रोडक्शन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है मशीन्स को, उसमें क्वालिटी चेक करना, गुड्स की क्वालिटी सही आ रही है नहीं आ रही है, स्टोर्स में कितना, वेयर हाउस में कितना स्टॉक है। तो ये सब चीजें जब हम कंसिडर करते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। और किस में डिवाइड होता है? सेक्शंस एंड सब सेक्शंस में, राइट। इसके एडवांटेज क्या है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। इसमें अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो एक एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उसको वही काम दिया जाएगा जिसमें वो एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज है। तो इसमें स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल भी निकल के आएगा और क्या है? वो काम अच्छे से परफॉर्म होगा क्योंकि वो पर्सन उस चीज में ऑलरेडी स्पेशलाइज है और वो वही काम परफॉर्म कर रहा है, तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा। सेकंड है इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशनल। इसमें क्या है? जो हर जो क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल है हमारा, फिनिश गुड्स है, या जो भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज निकल के आएगा क्योंकि वो प्रॉपर सुपरविजन के अंडर वो सब चीजें परफॉर्म हो रही हैं, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हमारी कम होगी। नेक्स्ट है इजी सुपरविजन।
सुपरविजन इजी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हर टास्क के लिए मैनेजर है, सब मैनेजर्स हैं, और टास्क को प्रॉपरली डिवाइड किया हुआ है सेक्शंस और सब सेक्शंस में। अफेक्टिव ट्रेनिंग, जो एम्प्लॉय को जो ड्यूटी असाइन की जाने वाली है या असाइन की जा चुकी है, उसको उसी चीज के लिए ट्रेन किया जाएगा, राइट, ताकि उसकी स्पेशलाइजेशन निकल के आ सके उस चीज में। इजी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इजी होगा क्योंकि हर चीज का प्रॉपर एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है। इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इससे क्या है, हर पर्सन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो टास्क है वो टाइम पे और एक सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म हो रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कन्फ्लिक्ट्स इन अथॉरिटी, कन्फ्लिक्ट्स बहुत अराइज होंगे क्योंकि हर डिपार्टमेंट में मैनेजर है, बहुत सारे मैनेजर सेम डिपार्टमेंट में है, और हर डिपार्टमेंट के सब सेक्शंस हैं, उनमें भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, वो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे क्योंकि एक मैनेजर को उन्हें वो लगेगा कि ये काम उसका था, उसने करना चाहिए था, दूसरे मैनेजर ने, ये मेरा काम नहीं है। तो कंपनी में भी इससे कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। इनइफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इनइफेक्टिव होगा क्योंकि मैनेजर्स क्या है, खुद काम करने की बजाय दूसरों को काम देंगे, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होगा। डिले इन टेकिंग डिसीजन, डिले होगा डिसीजन टेकिंग में क्योंकि इतने सारे मैनेजर्स हैं, सब मैनेजर्स हैं, सब सेक्शंस में डिवाइड है। हर पर्सन अगर अलग अलग डिसीजन देगा, अलग अलग रिपोर्ट देगा, उसके बेसिस पे आगे काम होगा, तो वो उसमें बहुत डिले होगा काम में भी, और एफिशिएंसी भी उतनी नहीं निकल कर आएगी। एक्सपेंसिव है, इतने सारे पर्सन्स को, इतने सारे मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर पर्सन को उसके काम के बेसिस पे उन इतनी पार्ट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना और उसको क्रॉस चेक करना, दैट इज ऑल्सो एन डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या कहता है? जब कंपनी में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, राइट, तो उसमें प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके नीचे टेबल है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर है, और कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज टेक्सटाइल एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक। तो उसमें जब हमने डिवीजन की है, उस अब हर डिपार्टमेंट में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी चाहिए, पर्सोनल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी चाहिए, राइट। तो उनको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं? प्रोडक्ट के बेसिस पे। अब आप देख रहे होंगे कि टेक्सटाइल का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, राइट। उनको हमने डिवीजन किया है उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे। सेकंड, हम डिवीजन उनको कर सकते हैं उनकी टेरिटरी के बेसिस पे, लाइक नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है, सेंट्रल इंडिया का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, राइट। तो उसमें क्या होगा, जब हम डिवीजन उनको कर रहे हैं किसके बेसिस पे? प्रोडक्ट के बेसिस पे, दैट रेफर्स टू डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके एडवांटेज क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन निकल कर आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि हर डिपार्टमेंट का, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा और हमारा टेक्सटाइल का अलग होगा। अगर एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका हम बना देते हैं तो एक ही साथ वो मशीनरी लगाते हैं, तो बहुत चाउस एंड कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अगर वो हम अलग अलग सेटअप करते हैं दोनों डिपार्टमेंट, तो वो स्पेशलाइजेशन निकल के आएगी काम में, एम्प्लॉयज की भी, क्योंकि उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और वो पर्सन वही काम परफॉर्म कर रहा है जिसमें वो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड है। अकाउंटेबिलिटी, क्रॉस एंड चेक होगा हर चीज का प्रॉपरली, हर प्रोडक्ट की हर उसकी प्रॉपर मेजरमेंट होगी कि इस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है और दूसरे प्रोडक्ट से कितना। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने की, राइट। क्विक डिसीजन मेकिंग है, हर जो प्रोडक्ट है उनको अलग अपना बजट सेट करना है, अलग प्रोडक्शन होगी, अलग सेल्स डिपार्टमेंट है, अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। हेल्पफुल इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इजीली एक्सपैंड और ग्रोथ हो सकता है उस चीज का, राइट। नेक्स्ट है हमारे डिसएडवांटेजेस। कंफ्लिक्ट इन एलोकेशन ऑफ फंड्स, कंफ्लिक्ट होगा राइज। अब ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना, उसमें हमने दो डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिवीजन कर दिए हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन तो एक है। फंड्स तो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही आ रहे हैं, तो किस डिपार्टमेंट को किस प्रोडक्ट को कितना फंड दिया जाए, और अगर एक प्रोडक्ट को हम कम फंड देते हैं तो उसको लॉस बियर करना पड़ेगा या वो प्रॉफिट में रहेगा, तो इससे क्या होगा, कंफ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस हैं। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो इग्नोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है वो किस पे फोकस करेगा, टेक्सटाइल पे, कि मेरा जो प्रोडक्ट है मेरी सेल्स अच्छी आनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए।
सेम एज इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट खुद पे फोकस करेगा। अगर दूसरा डिपार्टमेंट लॉस पे जा भी रहा है, सॉरी दूसरा प्रोडक्ट अगर लॉस पे जा भी रहा है, तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। उसको सिर्फ किससे मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा सेल होना चाहिए मार्केट में। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट तो नहीं हो रहा ना। अगर एक जगह हमारा 50,000 प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी जगह हमारा 50,000 लॉस हो रहा है, तो हम उसको प्रॉफिट तो नहीं काउंट कर सकते, राइट। इंक्रीज इन कॉस्ट, इससे कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज के लिए हम दो डिपार्टमेंट सेट कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम मान सकते हैं कि अलग अलग चाहिए। फॉर एग्जांपल वेयर हाउसिंग, अगर दोनों प्रोडक्ट्स की हो सकती है एक जगह, बट हमने दोनों के अलग अलग वेयर हाउस बनाए हैं जो प्रॉपर 100% यूज में नहीं आ रहे हैं, तो वो वेस्टेज है। उसमें क्या हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है पर प्रोडक्ट की। क्रिएटिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होगी, क्योंकि दो डिपार्टमेंट दोनों साइड में सेम लेवल पे हैं और दोनों को अपना डिसीजन देना है, अपना ओपिनियन देना है, राइट। अगर एक का ओपिनियन फॉलो किया जाता है और दूसरे का नहीं किया जाता, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। तो इसमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। डिफरेंस क्या है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में? कंसेप्ट फर्स्ट है हमारा, इट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेन फंक्शन। फंक्शनल स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे था? मेन फंक्शन के बेसिस पे। बट हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर किसके बेसिस है? प्रोडक्ट और टेरिटरी के बेसिस पे। सेकंड है हमारा फोकस। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मेन फोकस क्या होता था? मेन था फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन फोकस। बट हमारा डिविजनल में मेन फोकस क्या था? कंपोनेंट्स पे, राइट। suitability, functional organization is suitable for small, medium and even large enterprises. ये हमारा स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीनों एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है। बट डिविजनल स्ट्रक्चर हमारा किस बेसिस पे सुटेबल है? जहां ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं या टेरिटरीज बहुत सारी हैं, राइट। कॉस्ट, ये इकोनॉमिकल है, राइट, इकोनॉमिकल है एंड लेस एक्सपेंसिव है। बट हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है वो कॉस्टली है, क्योंकि वो दो और मोर, मतलब जो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है, दो और मोर फंक्शनल स्ट्रक्चर को जब आप इकट्ठा कर दोगे, दैट रेफर्स टू डिविजनल स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ स्पेसिफिकली डिजाइन सिस्टम फॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर सेट किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन से पर्सन है, मिडिल लेवल मैनेजर्स कौन से हैं, फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कौन है, फॉर्मल फॉरमैन है, मैनेजर्स हैं। तो एक ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इनको असाइन की जाती है एक प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर में, कि ये आपके सीनियर है, ये आपसे जूनियर है, लाइक आप इनको रिपोर्ट करोगे और अपने इनको काम असाइन करोगे। तो जब ये जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कहलाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सबकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं, सुपीरियर कौन है आपका, सबॉर्डिनेट कौन है, राइट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स, राइट। इसके एडवांटेज क्या है? स्पेशलाइजेशन निकल कर आएगी। एक एम्प्लॉय को पता है कि मुझे ये काम परफॉर्म करना है और मेरा सुपीरियर ये है, इसे मुझे ये काम सबमिट करना है, राइट। तो उसको वो चाउस एंड कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं उस चीज का। बेटर कोऑर्डिनेशन निकल के आएगा। प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ वर्क, यहाँ इवेल्युएशन है, रिवेल्यूशन नहीं है। इवेल्युएशन ऑफ जो काम दिया गया है उसको प्रॉपरली इवेल्युएट किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है ये हमारे सुपीरियर हैं, इनसे हमें काम असाइन होगा, हमें इनको रिपोर्ट करना है, सबॉर्डिनेट को हमें काम असाइन करना है, राइट। अब ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के वो भी टाइमली अचीव होंगे। डिसएडवांटेज क्या है? मैकेनिकल सिस्टम, राइट। रिगरस रेगुलेशंस, इसके अंदर क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। उससे क्या होता है? डिले वर्क, काम भी डिले होता है, टाइम पे काम परफॉर्म नहीं होता, एफिशिएंसी उतनी नहीं निकल कर आती, राइट। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जाता। ये जो इनफॉर्मल जो एक ग्रुप है, ये कैसे क्रिएट होता है? वो आप जब आपने देखा होगा, जैसे ऑफिस में क्या होता है, कई लोग जैसे चाय टाइम पे एक साथ मिल जाते हैं, तो वो ऑफिस में टी ब्रेक एक साथ लेते हैं, तो वो उस टाइम पे फ्रेंड्स बन जाते हैं। आइदर दैट इज मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजमेंट आपस में फ्रेंड्स बन गए हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये फोर्सफुली नहीं बनाए जाते हैं और इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती हैं। ये बाय चांस, मतलब आपके इंटरेस्ट, आपकी प्रेफरेंस, आपके रिलेशनशिप, आपके कल्चर के बेसिस पे जो आप ग्रुप्स बनाते हो,
दैट रेफर्स टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके एडवांटेज क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन फास्ट है इसमें, फुलफिल सोशल नीड्स, जो एक सोशल नीड्स है वो भी फुलफिल करते हैं, सपोर्ट फॉर्मल सपोर्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ के पर्सनल रिलेशंस भी अच्छे होंगे तो उनसे वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे, फ्रेंडली रिलेशंस रहेंगे उसमें, तो उससे क्या है, उनमें कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। लाइटन्स बर्डन ऑफ फॉर्मल मैनेजर्स, राइट, वही मैंने आपको बताया, जब उनमें रिलेशन अच्छा होगा, फ्रेंडली रिलेशन होगा, तो उनसे क्या है, मैनेजर को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको जो एम्प्लॉयज़ को है आपस में हमेशा कोऑर्डिनेट करके रखने में। डिसएडवांटेज क्या है? स्प्रेड रूमर्स, इसमें रूमर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रूमर्स स्प्रेड हो जाते हैं जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। रेजिस्ट चेंजेस, इनमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेजिस्ट करते हैं जो न्यू चेंजेस हैं, न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जब आती है, राइट। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये मेन किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे रेदर देन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है, इट इज क्रिएटेड टू अचीव प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बनती है? कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसमें जो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हमने पहले से सेट किया होता है उसको अचीव करना, और इनफॉर्मल में हमारा कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। अथॉरिटी हमारी पावर हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटीज, राइट। और इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। जो हमारा इनफॉर्मल है वो किस पे बेस्ड होता है? ह्यूमन इमोशंस और सेंटिमेंट्स के बेसिस पे। फॉर्मेशन, फॉर्मल रिलेशंस आर वेल प्लान्ड एंड क्रिएटेड डेलिबरेटली। ये क्या होते हैं? प्रॉपर प्लान तरीके से होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्हें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट असाइन किया जाता है। बट इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे। स्टेबिलिटी क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो जनरली स्टेबल होता है, इनफॉर्मल स्टेबल नहीं होता है, डज नॉट लास्ट लॉन्ग। फ्लेक्सिबिलिटी, अ रिजिड स्ट्रक्चर इज फॉलोड, रिजिड होता है मतलब फिक्स्ड, ये हो गया तो फाइनल है। फ्लेक्सिबल और लूजली मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो। इनफॉर्मल ग्रुप्स आपने देखा होगा आपके बहुत चेंज होते रहते हैं ऑफिस में भी, राइट। बट फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, वो रिजिड है, फिक्स है। लीडरशिप, मैनेजर्स प्रोवाइड लीडरशिप टू द वर्कर। मैनेजर क्या है? लीडरशिप प्रोवाइड कर, मैनेजर लीडर जो है वो डिसाइड किया जाता है कि ये पर्सन इस ग्रुप का लीडर होगा, राइट। बट जो इनफॉर्मल है उसमें ऑटोमेटिकली जिसमें क्वालिटीज होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप का लीडर बन जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।